हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? और आज स्वागत करते हैं आज के हम वीडियो 2016 के एग्ज़ाम में। ठीक है, जो आपका 2016 में पेपर हुआ था उसका और 2018 वाला पेपर हुआ था उसका हम पेपर का सॉल्यूशन करके देखते हैं। और आपको जैसे पता चल चुका है कि इसकी डेट आ चुकी है, 26 और 27 जून को इसका पेपर होना है। तो प्लीज़ ये हम सीरीज़ चला रहे हैं, तो इसमें हम आज का पेपर सोल्व करेंगे। ये जो 5/6/2016 को हुआ है, उसके बाद फिर हम एक और पेपर सोल्व करेंगे जिससे नेक्स्ट दिन में हुआ था। इसी तरीके से हम ये जो हिंदी की बुक है इसको भी यहाँ पर कवर करते हुए चलेंगे। तो आप प्लीज़ वीडियो को देखते हुए और शेयर करते हुए चले। तो शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका कि सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु, फर्स्ट क्वेश्चन है सूरदास के गुरु कौन थे? तो सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। तो सूरदास के गुरु कौन थे? सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य थे, जिसने उन्हें पुष्टि मार्ग की दीक्षा मिली थी, है ना। तो वल्लभाचार्य से ही सूरदास को कृष्ण लीला के पद गाने की प्रेरणा मिली। वे कृष्ण भक्ति में लीन हो गए और वल्लभाचार्य कृष्ण के उपासक थे। गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी वे मोक्ष की प्राप्ति के पक्षधर में थे। वल्लभाचार्य से प्रेरणा प्राप्त कर सूरदास ने अपने काव्य के माध्यम से कृष्ण भक्ति का खूब प्रचार प्रसार किया। तो सूरदास की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी? एक तो सूरसागर है एंड सुरसुरावली और साहित्य लहरी। तो सूरदास की 3 रचनाएं कौन कौन सी हो जाएगी? सूरसागर, सुरसुरावली और साहित्य लहरी। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आता है आपका, छंद को पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद को पढ़ते आने विराम समय को हम क्या कहते हैं? यति। तो छंद के संदर्भ में यति का अर्थ है रुकना, विराम। छंद के प्रवाह या लय को बनाए रखने के लिए जहाँ रुकना अनिवार्य हो वही रुकना ही क्या है? यति है। यदि छंद के 9 अंगों में से एक है, यदि छंद के 9 अंगों में से क्या है? एक। तो छंद पढ़ते समय जब थोड़ी देर के लिए रुका जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? यति बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले और विचार के तार टूट जाए तो वह किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आपको पता है विचार टूट जाएगा तो पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम का अर्थ है पूरी तरह से रुक जाना, जहाँ पे अंतिम रूप ले ले, ठहरना। तो जहाँ वाक्य का गति अंतिम रूप ले ले तो विचार या तार के एकदम टूट जाए तो वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है आपका फोर्थ, अमर्ष क्या है? अमर्ष क्या है आपका? अमर्ष है एक संचारी भाव। तो अमर्ष क्या है? एक संचारी भाव है। अमर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है अपनी अवज्ञा या तिरस्कार, मतलब इसका किसी का पालन न करना या उसका बेइज्जती करना से आदि से उत्पन्न लोभ। यह शब्द आवेश, क्रोध, असहिष्णुता के लिए भी प्रयुक्त होता है। यह एक संचारी भाव है क्योंकि मन एक प्रकार का विकार है जो कि संचारी भाव की श्रेणी में आता है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? तो कबीरदास की भाषा कौन सी है? सुदकड़ी। तो आपको ये याद करना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कबीरदास की भाषा कौन सी है? सुदकड़ी है ना। और भक्ति आंदोलन के प्रभावशाली संत, महान समाज सुधारक एवं निर्मल गुरु के उपासक कबीर ने अपनी रचनाओं में सुदक्कड़ी भाषा का प्रयोग किया, जिसे ब्रज, अवधी, पंजाबी, राजस्थानी, फारसी, अनेक बोलियों और भाषाओं का मिश्रण पाया जाता है। तो आपको याद होना चाहिए कबीरदास की भाषा कौन सी है? सुदकड़ी। यहाँ पे मुहावरा वर्ड आ गया। तो मुहावरा का जो वर्ड आया था द्रौपदी का चीर। तो द्रौपदी का चीर क्या होता है? कभी समाप्त ना होना, क्योंकि जो उनकी साड़ी थी वो कभी समाप्त नहीं होती। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो द्रौपदी का चिरण है वो कभी समाप्त ना होना। हिंदी में ऐसे मुहावरे प्रयुक्त होते हैं जिनका संबंध प्राचीन, पौराणिक अथवा ऐतिहासिक कथाओं से है। इन मुहावरों को अंतकथा संबंधी मुहावरा कहता है। द्रौपदी का चीर एक ऐसा मुहावरा है जिसका अर्थ कभी समाप्त ना होना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूप मंडूक होना। तो कूप मंडूक होना करता है सीमित ज्ञात होना। तो सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना, मतलब जो लिमिटेड है। तो सीमित, जब कुआं है, कुएं में मंडक रहता है, तो कुएं में मंडक रहता है तो उसको क्या होता है? ओनली अंदर अंदर का ही ज्ञान है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? कूप मंडक होना, सीमित अनुभव होना। क्लियर है। आगे है, इस वाक्य के अंतिम भाग को फर्स्ट और 6 को संख्या दी गई है और बीच में आने वाले अंश को 4 भागों में बांटकर यह रे ले वे संख्या दी गई है। यह चारों को उचित क्रम में नहीं है, इनको उचित क्रम में लगाई ताकि एक शुद्ध वाक्य का निर्माण हो। अब देखो, सामाजिक जीवन में क्रोध की जरूरत पड़ती है। मनुष्य दूसरे के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से यदि क्रोध ना हो तो। अब एक बात बताओ, तुम सिंपल सा यहाँ पे देखो, क्या है? क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। क्रोध की, ये आ नहीं सकता सेंटेंस बिल्कुल भी। तो मनुष्य दूसरों के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। और ये यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का और उपाय ही ना कर सके। तो इसका क्या हो जाएगा? सामाजिक जीवन में मनुष्य के द्वारा पहुंचाए जाने वाले बहुत से क्रोध की जरूरत बराबर पड़ती है। यदि क्रोध ना हो तो कष्टों की चिर निवृत्ति का उपाय ही
ना कर सके। तो इसको ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे है पूरब दिशा में, ये है क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा, तो जो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा होती है, उत्तर ये होती है और पूरब ये, तो पूरब और उत्तर के बीच की जो दिशा होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ईशान। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को हम क्या बोला जाता है, ईशान बोला जाता है। तो पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को प्रयुक्त होता है। इस शब्द का अन्य अर्थ है स्वामी ईश्वर एवं ज्योति। वलय, वलय वलय क्या होता है, छल्ला, और वलय का अर्थ क्या होता है, वलय की छाल गोलाकार, गोलाकार घेरा हो जाएगा। तो यहाँ पे वलय का अर्थ हो जाएगा यहाँ पर क्या, छल्ला है ना, तो गोलाकार घेरा हो जाएगा। क्लियर है, तो वलय का अर्थ क्या हो जाएगा, गोलाकार घेरा। आगे ऑप्शन वो ही थे, यहाँ पे मैं ये देख रहा था आगे भी कुछ ऐसे ऑप्शन दे रखे। आगे नीचे गई थी शब्द देखो, अभिव्यव समास का चयन कीजिए। तो आजीवन, तो पाप पुण्य ये द्वंद्व समास हो जाएगा, है ना। और आजीवन, घुड़सवार, घुड़ पे सवार, पीताम्बर ये कर्मधारी में चला जाएगा, तो ये आजीवन। तो आजीवन अभिव्यय समास है जिसका समासी शब्द का प्रथम पद प्रधान और अवयव भी होता है, तो उसे अवयवी समास कहा जाता है। यथाकृत, यथासंभव, प्रतिदिन आदि, तो ये सब कैसे समास है, अवयवी हुआ समास है, जिसमें आ भी आ जाता है ना, तो वो यथा, आ, यथा, तो ये किससे रिलेटेड होते हैं, आपके अवयवी हुआ समास से रिलेटेड होते हैं। ठीक समय पर आ जाना, तो ठीक समय पर आ जाना कवर्ड होगा, ये अधिकारक तुम पर। तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपदान से अधिकरण ये है ना, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अधिकरण में पर, तो में पर ठीक समय पर आ जाना। तो जिसमें पर आ जाए वो कौन सा होता है, अधिकरण कारक। तो अधिकरण में पर है ना, तो में पर आ जाएगा तो कौन सा कारक हो जाएगा, आपका अधिकरण हो जाएगा। मंदिर मदिरा, तो ये मंदिर और मदिरा का युग्म। तो मंदिर, मंदिर क्या होता है, देवालय, और मंदिरा क्या होता है, मंदिर होता है अश्वशाला जहाँ पे घोड़े रखे जाते हैं। तो मंदिर का अर्थ देवालय होगा, जबकि जहाँ पे देव का निवास होता है उसको देवालय बोला जाता है ना। जबकि मंदिर अश्वशाला घुड़सवार के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है, तो मेरे आते ही वर्षा होने लगी, नहीं मिश्र तो नहीं है, सिंगल सेंटेंस बनाइए। उसको जाने के बाद वर्षा होने लगी, वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, और जो ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो जहाँ पे जो, तो ये सब बड़े वर्ड आ जाते हैं, इनसे क्या हो जाता है, मिश्र सेंटेंस बन जाता है। जो ही वह घर से निकला बारिश होने लगी, मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक वाक्य प्रधान हो, अन्य वाक्य उसके पर अधीन हो, उस पर आश्रित हो, तो उसे मिश्रित वाक्य कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे ये यहाँ पे सेंटेंस दे रखे हैं, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे। और तो देखो यहाँ पे थे हम, आज बरसों बाद उठी है इच्छा, और आगे वर्ड है आपका इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, एक अनोखा जश्न मनाए, अपना कोरा अस्तित्व जमाए, आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूप कलियों पर बाहर खिलाई है, गहनता की फसल लहलाई है, शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएंगे, अपना कोरा अस्तित्व जमाएंगे। तो कवि के मन में पहला सेंटेंस आ जाता है, कवि के मन में क्या इच्छा उत्पन्न है, तो कवि के मन में कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की इच्छा उत्पन्न हुई है। तो सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पर, तो कवि के क्या हुई है, मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। सूखे पत्ते, सूखे पत्ते के प्रतीक है, तो सूखे पत्ते किसके है, मन के सूनेपन के, तो सूखे पत्ते प्रतीक है मन के सूनेपन के प्रतीक है। तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक है, मन के सूनेपन के। आगे क्वेश्चन है, किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है, तो बाहर का आगमन किस पर हुआ है, विचारों की विचार ही तो चेंज हो रहा है कि आज कुछ करने का मन हुआ है, तो विचार की कलियों पर। तो काव्यांश के अनुसार विचारों की कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनता की फसलते कवि का क्या आशय है, तो कवि का क्या आशय है, तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं। पहला विचारों में परिपक्वता, अपना अस्तित्व, और अपना अस्तित्व, लहलाती फसल, और विचारों की गंभीरता। तो यहाँ पे क्या वर्ड हो जाएगा, विचारों में क्या आ गई है, उसके परिपक्वता आ गई है, मैच्योर हो गया ना, तो विचारों में परिपक्वता आई है। नेक्स्ट वर्ड है रामू, ये रिक्त स्थान विकल्प में उचित विकल्प चुनिए। तो रामू की डैश केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसका क्या था, रामू की अपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी क्या हो जाएगा, अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। उपेक्षा और अपेक्षा आएगा, ठीक है, तो उपेक्षा और उपेक्षा दोनों में आएगा नहीं, उपेक्षा और अपेक्षा, ये सी ऑप्शन हो जाएगा। तो रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। ठीक है, पानी विच, निम्न से अलंकार चुनिए। तो पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी, पानी विच मीन प्यासी मोही सुनी सुनी आवे हासी। तो सी क्या हो जाएगा, विश्व शक्ति जो अलंकार होता है वो क्या होता है आपका, दी गई पंक्ति में विश्व शक्ति अलंकार है। प्रबल कारणों के होते हुए जब कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया गया तो विश्व शक्ति अलंकार कहलाता है।
तो क्या है कि दी गई प्रबल कारणों के कारण, मतलब कोई कारण होते हुए, स्ट्रॉन्ग कारण होते हुए जब कोई कार्य सिद्ध न होने का वर्णन किया जाए तो विश्वशक्ति अलंकार कहलाता है। तो पानी विच पानी है मगर प्यास नहीं बुझ रही है, तो मोही सुनी सुनी आवे हंसी, तो उससे सुन सुन के क्या आ रही है, हंसी आ रही है। ठीक है, निम्नलिखित में से सही विकल्प का शब्द शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो क्या है, तो आपका व्यक्तिवाचक, तो राम आपका लखनऊ नहीं हो सकता, लखनऊ एक सिटी हो सकता है बिल्कुल, कृष्ण भी हो सकता है, कामयानी कामयानी जयशंकर की है मिठास, है ना, सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब बुढ़ापा किसी को भी आ सकता है, ये नहीं हो सकता, वकील कौन सा वकील, ये नहीं हो सकता। तो राम राम एक व्यक्तिवाचक है, रामचरितमानस राम वो तुलसीदास जी के बोले, वो गंगा एक नदी का नाम है। ठीक है, तो अलग तीनों दे रखे हैं। तो तीनों में क्या होता है, जो संज्ञाएं स्थान व्यक्ति और वस्तु का बोध कराती है व्यक्तिवाचक संज्ञाएं कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या गंगा के पर्यायवाची नहीं है, तो गंगा के पर्यायवाची भागीरथी होता है, बिल्कुल, मंदाकिनी भी होता है ना, मंदाकिनी भी होता है, और सूरसरिता, कालिंदी यमुना का होता है। तो कालिंदी यमुना का पर्यायवाची है, जबकि शेष किसके है आपका, तो मंदाकिनी, भागीरथी और सूरसरिता, तो ये सब किसके है, गंगा जी के पर्यायवाची है। तो सही आपका वर्तनी शब्द का अवनति, श्रृंगार, और आगे बढ़े आपका मुश्किल और मूवी, तो ये कैंसिल हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। तो श्रृंगार शब्द की वर्तनी क्या है, शुद्ध है। तो श्रृंगार कैसे बनता है, से और गे, से में रह गंगार, श्रृंगार शब्द की वर्तनी शुद्ध है क्योंकि अन्य विकल्प का सही स्वरूप है, अवनति, मुश्किल और आपका मातृभूमि। एंड समूहार्थक शब्द को चिन्हित कीजिए। तो समूहार्थक शब्द जो होता है वो क्या होता है, तो जो समूह में हो, पुरुष अकेला है नहीं हो सकता, स्त्री भी नहीं हो सकती, मनुष्य भी नहीं हो सकता, तो जो भीड़ क्या है, समूह है। तो भीड़ समूह क्या कर रहा है, यहाँ पर एक विकल्प का बोध करा रहा है, तो यही आपका ऑप्शन हो सकता है, भीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंशिक, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो आंशिक प्लस इक, तो इक बनेगा, तो इक आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यय। प्रत्यय उस अक्षर या समूह को कहते हैं जो पीछे लगते हैं, अंत में जुड़कर परिवर्तन लाते हैं, तो आंशिक प्रत्यय में क्या है, इक परिवर्तन है ना, इक प्रत्यय है। नीचे है यहाँ पे त्रुटिपूर्ण खंड को ज्ञात कीजिए, पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, कोई त्रुटि नहीं, तो इसमें त्रुटियाँ हमें बतानी है कि यहाँ पे, तो पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया, क्या सेंटेंस, चोरी का माल क्या आना चाहिए यहाँ पे, चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया, तो चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया, तो इसमें ए में हो जाएगा, तो ये जो सेंटेंस है यहाँ पर गलत हो जाएगा, तो चोरी का माल पुलिस द्वारा बरामद हो गया। आगे वर्ड है वधूर्मी, वधूर्मी का संधि विच्छेद क्या होता है, तो वधु प्लस उर्मी, तो क्या बनेगा, ये वधु प्लस उर्मी, तो वधु प्लस उर्मी से क्या बनेगा, आपका संधि विच्छेद बताना है, तो यहाँ पे देख लो, वधु प्लस के उर्मी, तो कौन सा हो जाएगा, वधु प्लस के उर्मी, तो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा बी, वधु प्लस के उर्मी, वो बड़ा से क्या बनता है, बड़ो, तो दीर्घ संधि हो जाएगी, कौन सी संधि हो जाएगी, ये किससे रिलेटेड, दीर्घ संधि हो जाएगी, तो दीर्घ संधि से याद रखोगे। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए, तो भिन्नार्थक शब्द कौन सा है इनमें से, अनिल, अनल और कुरसानो। अब देखो यहाँ पे ये आग का है, पावक, अकरसानो भी आग से रिलेटेड होता है, और अनल भी आग से होता है, और अनिल मिस होता है यहाँ पर हवा, तो अनिल क्या हो, किससे रिलेटेड हो जाएगा, हवा से हो जाएगा, वायु का पर्यायवाची है, और ये सिर्फ किससे है, आग से है, तो ये अग्नि के हो जाएगा, करसानो, पावक, अनल। ठीक है, हर्ष, हर्ष का विलोम, हर्ष में क्या होता है, खुशी, तो खुशी भी नहीं हो सकता, विलोम बताना, उल्लास भी नहीं हो सकता, ये तो गलत है, आनंद भी नहीं हो सकता, तो कौन सा हो सकता है, विषाद हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका गंदला, गंदला, मेला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है। अब गंदला, मेला, तो एक बार बताओ मेरे को कि यहाँ पे पढ़ले से तो नहीं होगा, क्योंकि पढ़ले तो ख़त्म हो जाना या तहस नहस हो जाना, ये इससे रिलेटेड होगा, धप्पामर भी नहीं होगा और धमल भी नहीं होगा, तो पंकिल मतलब कलंक लग जाना एक तरीके से। तो गंदा, मैला और प्लेन किसके पर्यायवाची है, पंकिल विशेषण है, क्योंकि पढ़ले का अर्थ नाश होता है और धवल का अर्थ उजला होता है, तो धवल यहाँ से उजला से रिलेटेड हो जाएगा, और पामर का भी अर्थ किससे होता है, दुष्ट जो होते हैं, तो यहाँ पर एक ही वर्ड है जो पंकिल है, तो पंकिल का आपका किससे हो जाएगा, जो गंदा है, मलिन है, उससे रिलेटेड होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलो, तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन थे इसमें, आपका जो वीडियो का फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था 30 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट पेपर में मिलते हैं आपको। ओके, थैंक यू सो मच।